हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स चैप्टर का सब टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। आप लोग सब जानते हैं कि रिसोर्स का ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन सर्वाइवल में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना रिसोर्स का हम लोग अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी सकेंगे, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। बट ह्यूमन बीइंग जो है, जो मानव जाति है, वो रिसोर्स का बिना सोचे समझे अत्यधिक दोहन करने लगता है। और जब भी हम किसी चीज़ का अत्यधिक दोहन करेंगे तो एक समय बाद उसकी कमी हो जाएगी, उसकी कमी से हमें जूझना पड़ेगा और वो लास्ट में समाप्त हो जाएगी। तो उसका संरक्षण, रिसोर्स का संरक्षण ही रिसोर्स का डेवलपमेंट है। अब इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड। रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है और what problem will arise from indiscriminate use of resources। मतलब रिसोर्स का जब हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, विदाउट प्रॉपर थिंकिंग यूज करते हैं, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब जब हम रिसोर्स का विदाउट प्रॉपर थिंकिंग यूज करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब विदाउट प्रॉपर थिंकिंग, बिना सोचे समझे। तो जब हम रिसोर्स का बिना सोचे समझे उपयोग करेंगे तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। मतलब कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स का अत्यधिक दोहन हो रहा है, उसका डिप्लीशन हो रहा है। इसको एक उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। जैसे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, उनके पास वो अपने अत्यधिक धन का लाभ उठाते हुए अपने घर में बड़े बड़े स्विमिंग पूल बना लेते हैं। जब बड़े स्विमिंग पूल बनाएंगे तो उसको भरने के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की जरूरत होगी, तो वो अपने ही यूज के लिए बहुत सारा पानी दिन प्रतिदिन बर्बाद करते जाते हैं। तो उससे जो उनके साथ रहने वाले हैं, जो उतने सामर्थ्य नहीं है, किसान है या किसी भी तरह के लोग हैं, उनको पानी की समस्या धीरे धीरे होने लगती है। तो कुछ लोगों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को इसका भुगतान करना पड़ता है। अब जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो माइनिंग करती है, वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए अत्यधिक मात्रा में माइनिंग करती है, रिसोर्स का यूज करती है, पहाड़ का पहाड़ पूरा खत्म कर देती है। अगर आप बहुत सारे जगह में जहाँ जाएंगे जहाँ माइनिंग होती है, जैसे झारखंड, ओडिशा, ये सब भी देखेंगे, तो वहाँ कोयला का या बॉक्साइट का बहुत सारा पहाड़ खत्म हो चुका है। बट अब सरकार की नीति है तो वो मतलब कंपनियों को कुछ क्षेत्र दे देती है कि आप इतने एरिया में ही माइनिंग कर सकते हैं, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। बट पहले बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे माइनिंग एरिया जो थे, खनन क्षेत्र थे, वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि होड़ लगी रहती है कंपनियों में मुनाफा कमाने के लिए। तो अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में रिसोर्स ओर्स निकालना चाहते हैं। फिर जैसे कि फिशिंग, बड़ी बड़ी जो फिशिंग कंपनियां हैं, वो समुद्र से मछली निकालने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है और बहुत सारी मछलियां पकड़ लेती है। जब ज़्यादा मात्रा में मछली पकड़ते हैं तो समुद्र में कम मछली बन जाती है, जिससे वो अपना इनफर्टिलिटी रेट भी उनका कम हो जाता है और वो आगे अपनी जनसंख्या को बनाए नहीं रख सकती है और उसका पूरा ओसनिक वाटर का इकोलॉजिकल सिस्टम खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज accumulation of resources in few hand which in turn divide the society into two segment। ये भी फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। जब कुछ आदमी के ग्रीड को पूरा करने के लिए जब अत्यधिक मात्रा में रिसोर्स का दोहन होगा, तो वो कुछ लोग हैं वो अमीर हो जाएंगे और बाकी सारे लोग हैं उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं होगी और वो गरीब होते जाएंगे। अमीर लोग और अमीर बनते जाएंगे और गरीब लोग और गरीब बनते जाएंगे। जो ज़्यादा रिसोर्स जमा कर पाए वो अमीर हो जाएंगे और जो रिसोर्स नहीं जमा कर पाए वो गरीब हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी दो भागों में बट जाएगी, रिच पीपल एंड पुअर पीपल। थर्ड इज indiscriminate exploitation of resource has led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। मतलब इससे बहुत सारी पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होगी। जब हम ज़्यादा मात्रा में रिसोर्स निकालेंगे, उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उससे ओजोन लेयर में भी छेद होने लगेगा, उसका भी क्षय होने लगेगा, उसका डिप्लीशन होने लगेगा। प्लस आपका ज़्यादा मात्रा में
रिसोर्स का डिप्लीशन होने से पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपने ज़्यादा जंगल काट दिए तो फिर जो वहाँ रहने वाले जीव जंतु हैं उनको दिक्कत होगा। शाकाहारी जो जीव जंतु हैं वो क्या खाएंगे, तो उनकी संख्या कम होने लगेगी। जब शाकाहारी की जनसंख्या कम होने लगेगी तो मांसाहारी की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इससे पूरा फूड सिस्टम भी खराब होने लगेगा। ज़्यादा पेड़ काटने से लैंड डिग्रेडेशन भी होगा, मिट्टी बहने लगेगी, बारिश कम होने लगेगी, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब एक समस्या उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे उसके साथ जो उसे सटे समस्याएं वो सारी एक साथ होने लगेगी। यहाँ तक आप फिर से देख लीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रीजन फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी तो हमने देखा कि रिसोर्स मतलब रिसोर्स का जब इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसका क्या कारण है, इसका डिप्लीशन का क्या कारण है, अभी हम वो देखेंगे। तो रिसोर्स डिप्लीशन का रीजन है, रीजन फॉर रिसोर्स डिप्लीशन मतलब रिसोर्स का जो दोहन हो रहा है उसके क्या क्या कारण है, किस कारण से हमें इतनी ज़्यादा रिसोर्स निकालने की, उसका दोहन करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओवर पॉपुलेशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। जब ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसके डेवलपमेंट के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि जब पानी बनाने की फैक्ट्री, बॉटल पैक बॉटल, तो जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी उसके लिए तो ज़्यादा रिसोर्स का दोहन होगा, ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ओर्स की ज़रूरत होगी। इसी तरह जैसे फर्नीचर बनाने के लिए हमें फर्नीचर की, अगर हम दुकान लगा रहे हैं, फर्नीचर की इंडस्ट्री कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो ये सब क्यों, आवश्यकता ही क्यों हो रही है हमें किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में। तो इसका सेकंड रीजन है ओवर पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो कंपनीज है, फैक्ट्री है, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो उनको उतने रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, रिसोर्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ओवर पॉपुलेशन। अगर हम अपने पॉपुलेशन को ही लिमिट में कर दें तो हमें हर चीज़ हमें उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होगी और उसका डिप्लीशन नहीं होगा। तो सारी समस्याएं का अगर मेरे दृष्टि से देखा जाए तो मेरा व्यू तो यही है कि सारे प्रॉब्लम का समस्या एक ही है, ओवर पॉपुलेशन। थर्ड है बर्निंग फॉसिल फ्यूल, मतलब जो हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब जलाने से, ये सब का डिमांड से भी बहुत ज़्यादा ये रीज़न है। माइनिंग, मतलब जब हम किसी कंपनी को लगा रहे हैं तो माइनिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है रिसोर्स की। जैसे कि जब कोई भी कंपनी बनाते हैं तो उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा क्या से मिलती है, कोयले से। कोयला कहाँ से आता है, माइनिंग करने से। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, हर चीज़ में लकड़ी की तो आवश्यकता होती ही है, तो लकड़ी का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जंगल के जंगल जलाए जा रहे हैं, जंगल के जंगल खराब किए जा रहे हैं। हमें रहने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, ज़मीन कहाँ से आएंगे, तो जंगल को सफाया करके वहाँ पे लोग रहने लग रहे हैं। ठीक है। अब हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो देख ली कि इस कारण से, इस कारण से रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को समाधान कैसे किया जाए, इस समस्या को खत्म कैसे किया जाए। तो इन सारी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक, एक होता है इक्वल, जिसमें सभी लोगों को बराबर दिया जाता है। सेकंड है इक्विटेबल, इक्विटेबल में होता है कि जितना जित लोगों को आवश्यकता हो, जिसको जितना आवश्यकता हो उतना ही दिया जाए। तो जब हम रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कुछ लोग एक्यूमुलेट करके ना बैठ जाएं और किसी के पास हो ही ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिसको जितना जरूरत है उतना ही दिया जाए, तो सारी समस्याओं को कुछ हद तक खत्म तो नहीं किया जा सकता, बट कम किया जा सकता है। तो द आंसर टू ऑल दिस
प्रॉब्लम आर इक्विटेबल distribution of resources. Equitable means to give resources in a way that satisfy one's need. मतलब the answer to all these problems are equitable distribution of resources. मतलब to give resources in a way that satisfy one's need, मतलब किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए जितने रिसोर्स की आवश्यकता होती है उतना रिसोर्स उसको देना। यहाँ पे फिर से बात आ रही है नीड। यहाँ मैंने नीड की बात की है, ग्रिड की बात नहीं की है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि नीड को फुलफिल किया जा सकता है, नीड को पूरा किया जा सकता है क्योंकि वो लिमिट में होता है, बट किसी के ग्रीड को, किसी के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी के लालच को आज पूरा कर देते हैं तो कल उसकी लालच और बढ़ जाएगी। तो लालच का, ग्रीड का कोई लिमिट नहीं होता, वो लिमिटलेस होती है। तो किसी के नीड को पूरा करने के लिए, किसी की जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए जितनी रिसोर्स की जरूरत होती है उसे दे देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए प्लीज। नाउ स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, कौन कौन सा स्टेप है रिसोर्स प्लानिंग के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज बाय सर्वेइंग, मैपिंग, एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आइडेंटिफिकेशन मीन्स रिसोर्स की पहचान करना कि किसी रीजन में कौन सी रिसोर्स है। जब हम किसी रिसोर्स की पहचान करेंगे कि हाँ इस क्षेत्र में कोयला मिल रहा है, इस क्षेत्र में अभ्रक मिल रहा है, इस क्षेत्र में बॉक्साइट मिल रहा है, इस क्षेत्र में सोना मिल रहा है, तभी तो हम उस क्षेत्र में उस हिसाब से टेक्नोलॉजी लगाएंगे, कुछ भी सेटअप करेंगे निकालने के लिए। सबसे पहले क्या पता करना होगा कि कौन सा रिसोर्स किस जगह पे है, तो आइडेंटिफिकेशन करना है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी रिसोर्स को, उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट। लिस्ट बनाएंगे कि इस एरिया में ये रिसोर्स मिल रहा है, दैट एरिया में वो रिसोर्स मिल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब चीज़ कैसे होगा, सर्वे किया जाएगा, उसका मैप बनाया जाएगा और एस्टिमेट किया जाएगा। कि पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इस एरिया में ये रिसोर्स है, उसके बाद उसका लिस्ट बनाया कि कौन से एरिया में क्या रिसोर्स है। अब आता है कि उसका एस्टिमेट लगाना कि कितना रिसोर्स यहाँ से हो सकता है। अगर ज़्यादा रिसोर्स मिले तभी तो हम वहाँ ज़्यादा पूंजी लगाएंगे, ज़्यादा पैसे लगाएंगे कि वहाँ से वो रिसोर्स निकाला जा सका। वरना पता चलेगा कि हमने ज़्यादा सेटअप कर दिया, ज़्यादा पैसे लगा दिए और वहाँ उतनी मात्रा में रिसोर्स नहीं है जितना का हमें खर्चा पड़ गया, तो वो नुकसान हो जाएगा। तो एस्टिमेशन भी बहुत ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग करने से पहले कि किस एरिया में कौन सा रिसोर्स है और कितना रिसोर्स है। ठीक है। Evolving a plan with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing the plan. उसके बाद क्या आता है कि एक उसके बाद एप्रोप्रिएट प्लान बनाना होगा। जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे बॉक्साइट है, यहाँ पे कोयला है, तो उसको निकालने के लिए एप्रोप्रिएट प्लान बनाना होगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, स्किल लगाना होगा, क्योंकि हर तरह के रिसोर्स को निकालने के लिए अलग प्लान की आवश्यकता होती है, अलग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अब जो कोयला के खदान में जो टेक्नोलॉजी, जो स्किल, जो लेबर लग रहा है, वो आप सोने के खदान में नहीं लगा सकते हैं। जैसे उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आईटी सेक्टर में जो आईटी सेक्टर रिसोर्स का है, वहाँ जो वहाँ पे स्किल वाले लोगों को लगा रहे हैं वो माइनिंग में नहीं लगा सकते हैं। तो हर रिसोर्स को निकालने के लिए, हर रिसोर्स को यूज़ करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, अलग स्किल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी हमें देखने होंगे, ये सेटअप करना होगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी से क्या किया जाए। उसके बाद एक
इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, एक कमेटी बनानी होगी, एक संस्था बनानी होगी जो इस चीज़ को देखे कि सही से काम चल रहा है कि नहीं, सही से प्लान फुलफिल हो रहा है कि नहीं, हम अपने प्लान तक सही से जा पा रहे हैं कि नहीं। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट के साथ ही हमें अपने रिसोर्स प्लानिंग को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब रिसोर्स प्लानिंग होगा तो उससे ही देश का विकास होगा, उससे ही हमारे नेशन का विकास होगा। विदाउट रिसोर्स का किसी भी देश का कोई भी भला नहीं हो सकता है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और रिसोर्स के अलावा उसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज अफ्रीका जैसे कंट्री को आप देख रहे हैं जहाँ हर तरह के रिसोर्स है, जंगल है, माइंस है, पानी है, सब प्रचुर मात्रा में, लेकिन फिर भी वो पश्चिमी देशों से गरीब है। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल नहीं है। तो सारी चीज़ों को एक साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए। देख लेंगे एक बार और। Now, very important question is, does India need resource planning? If yes, then why? क्या इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है? अगर आपको लगता है कि हाँ जरूरत है तो क्यों? इसका आपको आंसर देना है। तो हमने पहले भी देखा है कि इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी रिसोर्स हमारे देश में मिलती है उसकी अवेलेबिलिटी में, उसकी मात्रा में, उसके मिलने में बहुत अंतर है। कुछ क्षेत्रों में कुछ रिसोर्स तो बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट है किसी भी रिसोर्स में, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो भी नहीं मिलती है, उसकी भी कमी पाई जाती है। जैसे कि आपका झारखंड और इधर मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा जैसा स्टेट हुआ, ये सारे स्टेट में तो माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, रिच इन मिनरल्स है, मिनरल्स में वो बहुत ज़्यादा, जितने भी हमारे कोयला है, कोयला का सबसे बड़ा प्रमुख क्षेत्र है ये सारे क्षेत्र, फिर आपका लोहा का भी प्रमुख क्षेत्र है। बट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इतने सारे मिनरल्स होते हुए भी ये गरीब स्टेट में गिने जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ऑल दो इनके पास माइनिंग बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये पिछड़े हुए कहलाते हैं। लेकिन जो आपका सदर्न स्टेट है वहाँ ज़्यादा मिनरल्स नहीं है, फिर भी वो रिच है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी पॉलिसी बहुत हाई है, उनका एजुकेशन सिस्टम सब आगे निकल गया है। तो वो क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र से यहाँ के रॉ मटेरियल का यूज़ करके वहाँ ज़्यादा कंपनियाँ जा रही है, कंपनियाँ इस्टेब्लिश हो रही है, और वो क्षेत्र ज़्यादा निकल गया है। फिर जो आपका राजस्थान हो गया, वहाँ जो बहुत जीने के लिए जो ज़रूरी होती है, जैसे मिट्टी भी वहाँ नहीं है, आप बिना मिट्टी के फसल नहीं लगा सकते हैं, फिर वहाँ पानी की भी कमी है, तो जो जीवन के लिए ज़रूरी रिसोर्स है उसकी भी कमी देखी जाती है। लेकिन सरकार उसमें भी कुछ ये कनाल बनाकर, इंदिरा गांधी कनाल बनाकर पानी वहाँ पहुँचाया गया है, जिससे आज वहाँ सिंचाई भी हो रही है और फसल भी लग रहे हैं। उसी तरह रिसोर्स, जब तक हम रिसोर्स से प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर हम रिसोर्स प्लानिंग नहीं करते तो आज रेगिस्तान रेगिस्तान होता, न वहाँ पानी होता, न वहाँ हरियाली होता। लेकिन प्लानिंग के साथ हमने वहाँ पानी भी पहुँचाया, सरकार ने अपनी पॉलिसी में वहाँ पानी भी पहुँचाई, वहाँ आज खेती भी हो रहे हैं। फिर आपका जो ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पानी प्रचुर मात्रा में, पहाड़ है, पानी है, पहाड़ से पानी गिर रहा है, तो प्रचुर मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से उसको अनदेखा किया जा रहा है, उस क्षेत्र का हम उतना ज़्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जितना हमें उठाना चाहिए था। ठीक है। अब हमारा जो प्लेन एरिया है वहाँ भरपूर मात्रा में फर्टाइल सोइल है, बट यहाँ भी टेक्नोलॉजी की कमी है, ओवर पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी की कमी से जितना प्रोडक्शन हम कर सकते थे उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, और जनसंख्या आधी गरीब रह गई है। अब आपका जो ऊपर का स्टेट है, नॉर्दर्न स्टेट लाइक लद्दाख, वहाँ आप पानी की भी कमी है, वो ड्राई एरिया है, हर तरीके से वहाँ कमी है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि सही नीति से, सही पॉलिसी से, सही प्लानिंग के साथ जो भी रिसोर्स है उसका सही तरीके से डेवलप किया जाए, कि पूरा जो हमारा नेशन है वो एक साथ आगे बढ़ जाए। ये नहीं कि कुछ स्टेट रिच हो जाए और कुछ स्टेट पुअर हो जाए।
ठीक है, ये जो डिफरेंसेस है इसको कम किया जाना चाहिए और एक प्लानिंग के साथ पूरे नेशन को डेवलप किया जाना चाहिए। इसलिए इंडिया में बहुत ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग करना। ठीक है।